हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और ये सारे सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखें प्रैक्टिस सेट, यानी किसका, गणित का। तो जितने सारे भी सेट में सवाल होंगे दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसीलिए जो जानते हैं ये भी अभ्यास कर लेंगे, जो नहीं जानते वो ये भी समझ लेंगे किस टाइप से सवालों का सलूशन किया जा रहा है और कैसे हर एक सवाल को सॉल्व किया जा रहा है और उसका कौन सा आंसर होगा। ये सारे चीज़ इस वीडियो में आप लोग को समझाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे यदि आंकड़े 11, 12, x, 13, y, 18, 19 का माध्य 13 हो तो ये ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर ए है x प्लस वाई इजक्वल टू आपके 18, x माइनस वाई इजक्वल टू 18, x प्लस वाई इजक्वल टू 21, x माइनस वाई इजक्वल टू 21। ये चारों में से कौन सा होगा दोस्तों? जब भी माध्य की बात आती है तो माध्य में होता क्या है, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा जितने भी संख्या होगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन होगा, सारे संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जितना संख्या होगा। तो मैं यहाँ पर माध्य इजक्वल टू, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ रफ वर्क के लिए यहाँ पर करता हूँ। माध्य इजक्वल टू हो जाएगा आपका 11 प्लस 12 प्लस एक्स प्लस 13 प्लस वाई प्लस 18 प्लस 19 डिवाइडेड बाई कितना संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ऊपर वाला को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 3 आपका हो जाएगा 20, 20 2 22, 22 1 23 का 3 हाथ मेरा 2, 2 1 3 4 5 6 7, 7 73 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर से एक बार देख लूँगा आप लोग का, ठीक है। तो इतना बाई कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। इतना बाई क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो इधर हम लोग का दिया हुआ क्वेश्चन में माध्य दिया हुआ कितना आपका 13 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका 91 और ये 73 आपका माइनस हो जाएगा। तो किस चीज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 10 11। इसको अभी क्या करेंगे, या देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 91 माइनस 73 आ गया। तो 73 इक्वल कितना हो जाएगा, इसको 91 से 73 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। यानी मेरा आंसर का क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका आ गया 18 आ गया। यही आपका उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के सवाल को इस टाइप से करेंगे हम लोग। जितने सारे भी आंकड़े का मान दिया हुआ रहेगा, ये आंकड़ों को सारे को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आपका ऑब्जर्वेशन है, कितना फ्रैक्शन है, उससे उसको गिनती करके उतना से आपका डिवाइड कर देंगे। जो दिया हुआ रहेगा सारे चीज़ आपका मान निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए दोस्त, अभी अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल है आपका कि 3 माध्यक इज इक्वल टू होल प्लस एस माध्य। यानी ये एक फार्मूला होता है दोस्तों। ये जो होता है 3 माध्यक इज इक्वल टू होल प्लस 2 माध्य, क्या होता है, 2 माध्य होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे सवाल आपका बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला सवाल की ओर हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि 5 6 7 6 4 2 1 की माध्यिका क्या होगी। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीबीआई क्वेश्चन इस तरह से सवाल अक्सर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसका ऑप्शन है 2 3 4 5, इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ, जब भी इस तरह से आंकड़ों का माध्यिका निकालने के लिए कहेगा, ध्यान देंगे दोस्तों, माध्यिका जब भी निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, इसको आरोही क्रम में सजाने की जरूरत है। तो आरोही क्रम में अगर सजाएंगे तो किस टाइप से यहाँ पर होगा, ये सबसे छोटा से बड़ा हो जाएगा 1, 1 के बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा 4, 4 के बाद हो जाएगा
5, 5 के बाद 6, 2 को 6 से 6, उसके बाद 7। उसके बाद इसका माध्यिका का जो होगा दोस्तों, ये जो नंबर इसका जो माध्यिका का होगा, माध्यिका का मतलब वो होता है आपका बीचों बीच वाला वैल्यू है जो माध्यिका हो जाएगा। इसमें और सूत्र के सहारे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इसको आसानी से करने के लिए मैं समझा देता हूँ। इधर से दिए कि इसके जो बीच वाला वैल्यू होगा, इधर से 3 को हटा देंगे, 3 संख्या इधर से भी 3 संख्या को हटा देंगे, तो बीच वाला जो वैल्यू आएगा यही आपका माध्यिका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो फिर अगर मान के चलिए इधर से 3 भी हटा दी, इधर से यहाँ 2 मान रह जाता, तो 2 मान रहने पर दोनों का साम करके 2 से उसको डिवाइड कर दे, यानी दोनों मानों का क्या निकाल देते, एवरेज निकाल देते, वही आपका माध्यिका हो जाता है। तो इस तरह से माध्यिका आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि इस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। दोस्तों प्रायिकता का सवाल जब भी किया जाता है तो हम लोग जानते हैं सभी प्रायिकता को किसी अगर संख्या या किसी क्वेश्चन में अगर सभी प्रायिकता को जोड़ दिया जाए तो ध्यान देंगे एक से ज़्यादा वो कभी नहीं होता, एक से ज़्यादा वो कभी नहीं होता। साथ ही साथ क्या होता है कि आपका घटना की प्रायिकता नहीं होती है, मतलब किसी भी प्रायिकता में आपका नेगेटिव मान नहीं आता है, उसका जो रिजल्ट आता है प्रायिकता की तो वो क्या होगा, नेगेटिव मान नहीं आता, ऋणात्मक मान नहीं आता। इसमें साफ जाहिर हो रहा है जहाँ पर -1 है ये नेगेटिव वैल्यू है, ऋणात्मक मान है, इसको नहीं होगा। तो नहीं होती है पूछा गया है, इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका -1 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। दोस्तों कोई भी प्रायिकता का सवाल अगर पूछा जाएगा तो उसमें अधिकतम मान कितना आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ध्यान देंगे दोस्तों, किसी भी घटना की प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, 1 से ज़्यादा आपका प्रायिकता का अधिकतम मान नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या चीज़, आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि यदि ही एक वृत्त की व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है आपका πr² होता है, यानी रेडियस पाई इंटू रेडियस का यानी त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या का स्क्वायर यहाँ पर क्या दिए, डी क्या बोल रहा है आपका व्यास है, तो डी r इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है, यानी r जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो d/2, तो सिमिलरली इसको लिख सकते हैं पाई और r के जगह हम लोग क्या लिख दें, d/2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देने के बाद क्या हो जाएगा, πd²/4 आपका आ जाएगा। तो πd²/4 यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा πd²/4 वर्ग इकाई जो है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि अर्धवृत्त का कोण होता है। दोस्तों जो अर्धवृत्त का कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है। तो अर्धवृत्त किस टाइप से होता है, वृत्त का आधा है, तो इस टाइप से आपका अर्धवृत्त बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो कोण होता है इस टाइप से, जो यहाँ से यहाँ तक का कोण जो होगा ये कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री का हाफ होता है, यानी 180 डिग्री का होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अगला सवाल है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों अगर कोई सर्किल है, मान के चलिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, एक सर्किल इस टाइप से है, इसका अगर सेंटर ये है, तो बाहर किसी भी जगह अगर कोई बिंदु होगा तो इसके जो टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा जो खींची जाती है, इस टाइप से स्पर्श रेखा, इस टाइप से स्पर्श रेखा, हम लोग जानते हैं कि बाहर किसी एक बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और ये दोनों की जो लंबाई होती है दोस्तों, ये क्या था, मान लीजिए ये O है, ये A है और ये आपका B, ये दोनों का लंबाई क्या हो जाता है, समान हो जाता है, यानी OA = OB हो जाता है, OA = OB हो जाता है।
तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल है आपका स्क्रीन पे कि त्रिकोणमिति पे ये सवाल है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 आपका tan 89 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों ये ध्यान देंगे, यहाँ जो है इनटू में दिया हुआ यानी मल्टीपल के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पर 89 डिग्री को चेंज करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot 1 डिग्री। हम लोग जानते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। तो cot 1 डिग्री और cot 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई इसको लिख सकते हैं tan 1 डिग्री। तो ध्यान देंगे इसको जब tan 89 डिग्री को 1 बाई tan 1 डिग्री लिख सकते हैं तो यहाँ पर tan 1 डिग्री ऑलरेडी है। तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इधर क्या हो जाएगा tan 1, इसके साथ ये कट जाएगा। सिमिलरली इसके जो आगे वाला संख्या होगा उसके साथ ये कट जाएगा। उसके बाद इस तरह से सभी संख्याओं का कट जाएगा। कटने के बाद जो इसका जो शेष रह जाएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं इसका जो ये हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, 89 हो कट गया, आपको 2 कट जाएगी, इस टाइप से कट जाएगा। तो चूंकि है क्या है 89 तक है, 89 तक है मतलब कहीं ना कहीं एक डिजिट यहाँ पर रख जाए, मतलब एक वो एंगल रह जाएगा वो 1045 डिग्री। 1045 डिग्री अगर 90 तक रहता तो वो भी आपका कट जाता। तो 1045 डिग्री आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा। और 1045 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसी टाइप से सवाल आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे और देखते रहेंगे। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। चलिए और कुछ सवाल हम लोग आपके सामने दिखाते हैं। चलिए अभी अगला सवाल है आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि द्विघात समीकरण x² प्लस 4x इक्वल टू 0 के मूल होंगे। दोस्तों द्विघात समीकरण हम लोग जानते हैं, जब भी द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है उसका 2 मूल होता है। जितना डिग्री वाला इक्वेशन इस टाइप से चर वाला इक्वेशन हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उतने उसका सलूशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए x² प्लस 4x इक्वल टू 0, इसको कैसे दो मूल निकालेंगे। इसको इस टाइप से भी निकाल सकते हैं आप, सूत्र के साथ द्विघाती सूत्र से के सहारे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x² प्लस 4x इक्वल टू 0 है। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन x इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4। तो x का मान 0 और x का मान क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 0 -4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अगला सवाल की ओर हम लोग आगे रुक करते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो k का मान होगा, यानी k का कौन सा मान होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 8। दोस्तों ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने से मिल रहा है कि ये क्या आपका द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण के जो मूल होता है यहाँ पर समान, तो यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स का ये सवाल है। नेचर ऑफ रूट्स क्या कहता है, अगर 2 मूल समान होगा तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 के समान होगा। एंड डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, d इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। मूल समान है तो d का मान क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा है, b का मान क्या होता है, तो x का जो गुणांक होता है वही आपका होता है b। तो यहाँ पर क्या -8 है, तो यहाँ पर फिर सिंपल यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ, -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए क्या होता है, x² का गुणांक होता है a, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और c क्या हो गया आपका, k हो गया। दिस इक्वल टू 0 इधर मैं निकालता हूँ, 8 -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, माइनस यहाँ पर क्या 4 2 8 8k हो जाएगी इक्वल टू 0। यानी इम्प्लाई दैट हम लिख सकते हैं 8k इक्वल टू 64। तो 8 8 64 यानी k का मान क्या 8 8 64 8 हो जाएगा, k का मान क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण के जो मूल अगर समान होगा तो इस टाइप से निकालते हैं। कभी कभी कहेगा कि है आपका जो मूल क्या होता है, इसके तीन मूल हो, इसका जो तीन नेचर ऑफ जो रूट होता है वो क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। एक होता है डी ग्रेटर देन जीरो, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ज़्यादा होगा तब तो क्या होगा, मूल आपका वास्तविक होगा और असमान होगा। दूसरा क्या होता है डी इज इक्वल टू जीरो, अगर ई के समान हो जाए यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक जो अगर जीरो के समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूल समान होगा और वास्तविक होगा। और तीसरा जो होता है दोस्तों, तीसरा होता है डी लेस देन जीरो, यानी डी का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूल आपका वास्तविक नहीं होगा, यानी आप कह सकते हैं मूल जो होगा वो काल्पनिक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे 8 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 0 इक्वल टू व्हाट। इस तरह का सवाल आपको कभी इस टाइप से अक्सर आप पूछ देगा, जो कि काफ़ी आसान है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी स्टूडेंट इसको अधिक तरह से गलत कर पड़ते हैं। तो गलत नहीं है, इसके लिए आपका ठोस जानकारी रखनी चाहिए। तो 8 का पावर 0 का मतलब होता है दोस्तों 1 होता है। किसी की संख्या के पार में अगर 0 लगा दिया जाएगा उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इंटू 2 का पावर 0 भी हो जाएगा 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, आपका 1 ही होगा। न कि आपका 1 और 1 ऐड करके आप 2 लिख देंगे, या आपका 8 का पावर 0 इंटू 8 का पावर 0 करके 0 करके भी 0 नहीं लिखना है। क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर में 0 रहा तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर 1 हो इंटू 1 हो गया, यानी 1 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। तो चलिए दोस्त अगला सवाल की ओर हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या चीज, ध्यान देंगे कि 2, 10 और 20 के लसों का अनुपात है दोस्तों। लसों और मसों का अनुपात है, यानी ऊपर में रहेगा लसों और लसों अनुपात मसों जो होगा, यानी हम लिख सकते हैं इसको लसों बाय मसों। तो हम कह सकते हैं जो भी संख्या दिया हुआ होगा ऊपर में लसों का वैल्यू लिखेंगे, तो 2, 10 और 20 का जो लसों होगा ऊपर में लिखेंगे यहाँ पर 20। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2, 10 और 20 का क्या लिखेंगे, आपका मसों लिखेंगे। तो मसों क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10/1 आ जाएगा, यानी इसको अगर अनुपात में लिखेंगे तो 10:1 के अनुपात में लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अभी अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है, इनमें से हमको चुनना है कि कौन सा संख्या मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर पे है। तो रेशनल नंबर होने के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है, अगर कोई संख्या को हम लोग अंश बटे हर यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर यानी पूर्णांक में होगा, तभी वो संख्या हम लोग का क्या होगा, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाएगा। और एक चीज़ है, अगर अभी हम लोग को ध्यान देना है इसमें से किसको, ये चारों जो संख्या इसको इसमें से कौन ऐसी संख्या है जिसको हम लोग परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर जो ए है √1/44, इसी को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब रूट तोड़ेंगे तो 1 का भी रूट होगा, 144 का भी रूट होगा। तो 1 का रूट आपका 1 हो जाएगा और 144 का आपका क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12, यानी P/Q के रूप में लिख दिए, जहाँ की Q यानी नीचे आपका शून्य नहीं है और ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू क्या है, आपका पूर्णांक में है। सिमिलरली अगर इसको देखेंगे, यहाँ एक चीज देखने जाएंगे बी, तो ये क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ 5 10 50 यानी √1/10 आ जाएगा। इसको हम लोग रूट से नहीं अलग कर सकते, इसका परफेक्ट स्क्वायर के रूप में इसका रूट को नहीं निकाल सकते, इसका संख्या को नहीं निकाल सकते, इसीलिए क्या होगा कि हम लोग का परिमेय संख्या नहीं होगा। साथ ही साथ अगर किसी संख्या को रूट के बाहर हम लोग पूर्ण संख्या में नहीं निकाल सकते हैं, वो हम लोग का परिमेय संख्या नहीं होता, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या, इसीलिए सी भी आपका नहीं होगा। और ये क्या आपका 5 है, अपरिमेय संख्या है, इसके साथ कोई भी अगर परिमेय संख्या आपका ऐड रहे, सब्ट्रैक्ट रहे, कुछ भी रहे, मल्टीपल रहे, तो इस टाइप से संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या ही कहते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त
अभी देखते हैं अगला सवाल। यही आपके आज के लिए अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल के रूप में आप लोग ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करता है जरा देखिए। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य के, तब 1/α प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 1/α प्लस 1/बीटा, किसी चीज को इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा, और यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस आपका क्या हो जाएगा, बीटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। तो अगर ये दोनों आपका बहुपद के शून्यक है तो ऊपर में क्या है, शून्यों का जोगफल का वैल्यू लिखना है, और नीचे क्या लिखना है, शून्यों का गुणनफल का वैल्यू लिखना है। शून्यों का जोगफल क्या होता है दोस्तों, -b/a होता है। तो यहाँ पर 2 -2/1 यानी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, शून्यों का गुणनफल मतलब यहाँ पर c/a मतलब आपका 1 आ जाएगा। इस चीज को कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 ही आपका आंसर है। यही आपको पूछा गया था 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आराम से क्या दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी -2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, आई होप, मुझे आशा है आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर इस तरह की वीडियो को अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे। मैंने इस तरह के वीडियो अक्सर लाते रहता हूं, आपको हरदम इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए जरूर आप लोग बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।